हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स एकेडमी। अभी हम लोग एक हॉलो स्फीयर के कारण स्पेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। एक स्फीयर की अगर हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर के भीतर भी पूछा जा सकता है और बाहर भी। और फिर उसके बाद हम लोग एक सॉलिड स्फीयर के कारण स्पेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। फिर से यहां पे वही दो केस आएंगे कि अगर ये कोई सॉलिड स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे इस स्फीयर के भीतर भी किसी पॉइंट पे पूछ सकता है और किसी पॉइंट बाहर पे भी पूछ सकता है। तो किन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम लोग स्पेस के अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करते हैं, अभी हम लोग उसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to hollow spherical cell सेल कहने का मतलब है कि खोखला है, फुटबॉल की तरह है, अंदर से खाली हवा भरा हुआ है, बहुत पतला सा सेल है। तो सबसे पहले हम इसके रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे पास कोई एक स्फीयर है, ये उसका सेंटर, ये थोड़ा 3D में दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा इसको भी कर देते हैं ताकि लग जाए कि ये स्फीयर है। अदरवाइज तो इसको बनाइएगा तो रिंग जैसा लगेगा। इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, इसके ऊपर चार्ज बिखरा पड़ा है, टोटल चार्ज Q, चार्ज यूनिफॉर्म, रेडियस R। यहां पे अगर डिफाइन होना हुआ तो सिग्मा डिफाइन होगा, क्योंकि अंदर में तो कुछ है ही नहीं जहां चार्ज स्टे कर सके, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है और यूनिफॉर्म है, इस वजह से सिग्मा डिफाइन किया जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया Q। और अब इस स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी वजह से, इस चार्ज सिस्टम की वजह से अलग अलग पोजीशंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब हम लोग को ये पता करना है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो कि सेंटर से, ध्यान रखिएगा यहां पे सारे डिस्टेंस हम लोग सेंटर से मापेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये R है। लिख भी हो रहा है, इसको मिटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं ये डिस्टेंस R, मतलब एक पॉइंट P है जो कि इस स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अभी सबसे पहले हम रिजल्ट लिख रहे हैं। तो पॉइंट का लोकेशन क्या है, लोकेशन उसके बाद उस लोकेशन पे कौन सा फॉर्मूला अपना काम आएगा और क्या खास बात याद रखना है उस पॉइंट के बारे में, ये कुछ कुछ खास बात मिलेगी। तो ये पॉइंट भी इस स्फीयर के भीतर भी हो सकता था, तो अगर भीतर होता तो इनसाइड पॉइंट, इनसाइड, इनसाइड मतलब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये पॉइंट P अंदर आ गया कहीं पे, तो सेंटर से P पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो स्मॉल r उसके रेडियस से छोटा होगा। दूसरा लोकेशन है आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड कहने का मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R। वैसे इक्वल टू भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस उसको अलग से लिख लेते हैं, सरफेस मतलब R बराबर कैपिटल R। ये तीसरा वाला पार्ट नहीं लिखना है कि यही पे इक्वल टू लगा दीजिए। ध्यान रहे ये यूनिफॉर्म होना चाहिए,
मतलब चार्ज is uniformly distributed. तो अभी जो भी फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं वो केवल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है तो ये इनमें से एक भी फॉर्मूला नहीं आ रहा होगा। तो ये आइडियल सिचुएशन के लिए फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आइडियल सिचुएशन ये है कि हमारे स्फीयर पे चार्ज यूनिफॉर्म है। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से लिखा जाता है। मतलब आप ऐसे याद कीजिए, ई इनसाइड 0, ई आउटसाइड मतलब ओ यू टी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और सरफेस के लिए यही फॉर्मूला। तो अगर सरफेस को ई एस लिख रहे हैं तो ये के क्यू बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे। अच्छा, अगर इसको वेक्टर में लिखना पड़ जाए, अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिखना पड़ जाए तो के क्यू ये वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। ये मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर में लिखना पड़ेगा तो आर डिवाइडेड बाई मतलब आर कैप से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब आप वेक्टर में लिख रहे हैं तो इसको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्यू साइन के साथ लिखना पड़ेगा। यहां पे ध्यान रखना है ये आर क्या है, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे तो ये आर का जरूरत पड़ेगा। आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। तो जब आप यहां पे लिख रहे होंगे तो ये आर आपको बताना पड़ेगा, आर है पोजीशन वेक्टर of point P with respect to center. आप ध्यान दें, ये एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये आर कहां से मेजर करना है? सेंटर से। मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर किसी जगह पे निकाल रहे होंगे तो ये रिजल्ट बिल्कुल वही है जो कि एक पॉइंट चार्ज का होता, बशर्ते ये पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रख दिया जाता। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि बाहर के कैलकुलेशन के लिए हमारा स्फीयर जो कि 3 डायमेंशनल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और वो सारा का सारा पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे होना चाहिए, प्रोवाइडेड चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो ये रिमार्क्स हम लोग को हमेशा याद रखना है कि बाहर के कैलकुलेशन के लिए सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लीजिए। हॉलो स्फीयर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन उस स्फीयर के बाहर कर रहे हैं तो आप सारा का सारा चार्ज मान लीजिए कि सेंटर पे रखा हुआ है, और फिर उस एक पॉइंट चार्ज को लेकर आप सारे रिजल्ट को कर ले। मतलब ये सिनोनिम्स है, ऐसा नहीं कि स्फीयर पॉइंट बन गया। बस मैथमेटिकली स्फीयर का रिजल्ट वही आता है जो कि एक पॉइंट चार्ज का आता जो कि उसके सेंटर पे रखा होता। तो मतलब ये एक पैरेलल कंपैरिजन है। मतलब आप कह सकते हैं कि सिनोनिम्स है, सेम चीज नहीं है। स्फीयर पॉइंट नहीं बन गया, स्फीयर तो स्फीयर ही, लेकिन रिजल्ट वही होगा जो कि एक पॉइंट चार्ज का होता अगर उसके सेंटर पे रखा होता। तो अभी इस चीज को हम लोग लिखेंगे। इसको आप लोग रिमार्क्स में लिखिएगा, रिमार्क्स। For the calculation of electric field outside hollow sphere ब्रैकेट में यूनिफॉर्मली चार्ज we assume
entire charge to be concentrated at its center. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अभी केवल हम रिजल्ट देख रहे हैं, डेरिवेशन बाद में देखेंगे। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, क्या है, छोटे छोटे सिंपल केसेस में अप्लाई कर लेते हैं रिजल्ट, मतलब स्फीयर को यूज करना सीख लेते हैं। लास्ट में इसको देखेंगे कि कैसे रिजल्ट आता है, डेराइव कर लेंगे। अब अगर ग्राफ की बात करें, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ आर, आर रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर सेंटर से मापा जाता है। तो जब तक आप स्फीयर के भीतर हैं तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस है, ये जीरो कहां तक, कैपिटल आर तक। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहां पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 1 बाई आर स्क्वायर ग्राफ तो कुछ इस तरीके का होता है, ये इधर एसिम्प्टोट होगा। और सरफेस की बात करेंगे, कैपिटल आर सरफेस है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है ई मैक्स, और ई मैक्स किसके बराबर है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये देख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे 1 बाई आर का ग्राफ होता है, उस वही नेचर 1 बाई आर स्क्वायर का भी होता है। पर कहीं से भी ये हाइपरबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक के 1 बाई आर होना चाहिए, नेचर ऐसा होता है। आप देख सकते हैं कि अंदर में जीरो है, जैसे ही सरफेस से बाहर, मतलब इस यहाँ पे स्फीयर रखा होगा, स्फीयर यहाँ पे पड़ा होगा, इस तरह से यहाँ पे स्फीयर पड़ा होगा, इससे जैसे ही बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर तो जीरो है, यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर, थोड़ा और बाहर निकले इलेक्ट्रिक फील्ड कम गया, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से घट रहा है और बहुत दूर चले जाएंगे इनफाइनाइट सेपरेशन तक, ये जीरो हो जाएगा। तो ये खास खास बातें हैं इसकी, एक बार आप लिख लीजिए। ये डेरिवेशन हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो ये लिख लिया होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो ये पहले यूनिफॉर्म हेडिंग में डाल दिए, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक सॉलिड स्फीयर, ध्यान रखिए ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंडक्टिंग ले लेते हैं तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि सारा चार्ज बाहर ही स्टे करता है। तो सॉलिड भी है तो भी सारा चार्ज बाहर रहेगा, और सारा चार्ज बाहर है मतलब वो तो हॉलो की तरह बिहेव करेगा। तो कंडक्टर के केस में वो हॉलो है या सॉलिड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे चार्ज सरफेस पे ही होते हैं। तो जैसे आप लिख दिए सॉलिड, तो ये अंडरस्टूड है कि ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए ताकि चार्ज अंदर भी रह सके। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सेंटर
आप देख सकते हैं कि चार्ज अंदर भी जमा है। लिख लीजिए मेरे साथ, डायग्राम बनाइए। ये सेंटर है, स्फीयर का रेडियस r, नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज अंदर भी रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर में चार्ज खुद से नहीं फैलता। चार्ज को लेकर इस तरीके से यूनिफॉर्मली पूरे स्फीयर के भीतर फैलाया गया होगा। इसके ऊपर टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्म और इसका रेडियस r। अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना पड़ा, ये रो डिफाइन करेंगे, और चूंकि चार्ज यूनिफॉर्म है इस वजह से रो चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना, चूंकि रेडियस r है इसलिए 4/3 पाई r क्यूब। इसका मतलब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 3Q डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर चार्ज लेकर काम करना है तो कर लीजिए, अगर रो में कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। चार्ज मालूम है तो रो में कन्वर्ट कर लेंगे, रो मालूम है तो चार्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। इट डिपेंड्स कि क्या यूज करना है। अब हमारे पास फिर से यही 3 पॉइंट होंगे, 3 लोकेशंस, या तो इनसाइड पॉइंट होगा या आउटसाइड पॉइंट होगा या सरफेस का पॉइंट होगा। वैसे सरफेस का पॉइंट इस दोनों में शामिल हो जाते हैं। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये फॉर्मूला आता है रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर में लिख देते हैं, चलिए r वेक्टर लगा लीजिए, या फिर अगर चार्ज के टर्म में लिखना है तो रो मालूम चल गया ना, तो रो को रिप्लेस कर दीजिए चार्ज से। तो जब लिखेंगे तो ये आता है k q वेक्टर r डिवाइडेड बाई r क्यूब, और फिर से r क्या है, वही है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। इस केस में p पॉइंट कहीं अंदर रहा होगा, ये पॉइंट p रहा होगा अंदर, और सेंटर से उसकी दूरी स्मॉल r। तो r हमेशा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर के रिस्पेक्ट। अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो आउटसाइड का फॉर्मूला वही है जो हॉलो स्फीयर का था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर देखें तो ये है k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो पॉइंट में था। और अगर वेक्टर में लिखना है तो k q वेक्टर r डिवाइडेड बाई r क्यूब। अगर आप सरफेस की बात करें तो सरफेस पे आपको इनसाइड से भी पहुंच सकते हैं, आउटसाइड से भी पहुंच सकते हैं। दोनों ही केस में आपका मैग्नीट्यूड यही रहेगा। r की बात करेंगे तो r अब अंडरस्टूड है, मैं यही लिख देता हूं r सबसे ऊपर में। ये है पोजीशन वेक्टर pv, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। जैसे दूसरे केस में कोई पॉइंट बाहर रहा होगा, मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट p रहा होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये k q, अगर ये डिस्टेंस r है, ध्यान रखिए सारे डिस्टेंस सेंटर से लेके जाते हैं, तो k q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस जगह पे अंदर वाले पॉइंट पे पूछा गया होता तो k q स्मॉल r डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो ये इनसाइड पॉइंट है और ये आउटसाइड पॉइंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। तो यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब डायरेक्टली। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये
रेफरेंस है जो आप लोग को याद रखना है, एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रिजल्ट डेरिवेशन हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, फिर इसको अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम में अप्लाई करके इसको अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे सब, और फिर जब इसमें हम लोग प्रो हो जाएंगे, मतलब स्फीयर को लेकर सारे सवाल करने की कैपेबिलिटी या टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रिजल्ट कैसे आते हैं। तो लिखिए जल्दी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ देखें तो वाई एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो हम लोग अभी फॉर्मूले में यहां भी देख पा रहे हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन कब तक? सरफेस तक। और एक बार सरफेस से बाहर आ गए तो उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को सरफेस पे मिल रहा है, ई मैक्स, ये सरफेस पे होगा, और ये के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर से, ये सेंटर है ऑरिजिन या फिर सेंटर, जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। मतलब स्फीयर के भीतर सरफेस तक लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होता है, और जैसे ही हम लोग सरफेस से बाहर आते हैं हम देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अगर स्फीयर के सेंटर पे बैठे हैं और वहां से बाहर चलना शुरू करते हैं तो जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंचते तब तक लगातार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्ट रिलेशन। जैसे ही आप सरफेस को क्रॉस कर गए, आगे सरफेस से बाहर निकलते हुए जा रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ दिखेगा। यहां भी याद रखने वाली बात यह है कि चाहे कैलकुलेशन अंदर में नहीं, बाहर के किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेशन के लिए आप देखिए, ये फिर से पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालने के लिए आप सीधे उसको पॉइंट चार्ज मान लीजिए सेंटर पे। तो ये याद रखना है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point outside solid sphere at any point outside solid sphere, comma, we assume entire charge to be concentrated at its center। ध्यान रखें, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब ये भी यूनिफॉर्म। केवल उस कंडीशन में इस तरह का रिजल्ट होगा।
एक और बात, अगर इस एंगल को हम थीटा कह लेते हैं तो चूंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ये है रो आर डिवाइडेड बाई, मैं थोड़ा अंदर कर लेता हूं इधर, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं ये होता है रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू आर कह लीजिए, या फिर के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। आप देख सकते हैं कि ये जो भी है ये y बराबर m इंटू एक्स, एक्स की जगह r है यहाँ पे, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन। m m कहने का मतलब tan थीटा, मतलब ये वाला फैक्टर tan थीटा या फिर ये वाला फैक्टर भी tan थीटा। तो अगर हमसे कभी एंगल पूछ ले तो हम बता सकते हैं tan थीटा या तो रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0 लिख लीजिए। जैसे हो सकता है ऐसा सवाल कि मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया और हमसे पूछ लिया कि स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना था, तो स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी tan 30 इंटू 3 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अगर टोटल चार्ज के टर्म में लिखना चाहें तो ये और ये दोनों तो एक ही चीज है, तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर क्यू। यहां पे रो ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, बस लिख दे रहे हैं एक टर्म। एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो स्फीयर के बारे में क्या क्या सीख चुके हैं हम लोग। एक हॉलो स्फीयर के भीतर में, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बाहर के किसी पॉइंट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, जहां पे आर को सेंटर से मेजर करना है, और अगर वेक्टर में लिखना है तो पोजीशन वेक्टर आर ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर होता है फ्रॉम द सेंटर। बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप सारे चार्ज को मान लीजिए कि सेंटर पे रखा हुआ है। सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग, तभी अंदर चार्ज स्टे कर पाएगा। तो वैसे केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0 या फिर के कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। बाहर में किसी पॉइंट पे फॉर्मूला अभी भी वैसे ही है जैसा कि हॉलो स्फीयर में था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहां पे हम लोगों ने ये भी देखा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब अंदर की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि आर के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, जहां पे tan थीटा रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0 या फिर के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू। बाहर के अभी भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सारा चार्ज को सेंटर पे मान लिया जाए एक पॉइंट बना के। तो मतलब चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। मतलब मान लीजिए कि पूरा जो 3D में जो चार्ज फैला हुआ है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया और वो सेंटर है। ध्यान रखें ये मैथमेटिकली ये मान लिया गया, मतलब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, कि जो रिजल्ट एक पॉइंट का वहां पे रखने के बाद आएगा वही रिजल्ट स्फीयर की वजह से भी आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि सारे चार्ज पॉइंट में कन्वर्ट हो गया,
ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, मैथमेटिकली दोनों का रिजल्ट सेम है। अब देखिए इसका यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत बार ये हमारे पास एक होलो स्फीयर दे दिया, लिख दिया चार्ज क्यू, कुछ नहीं लिखा मतलब यूनिफॉर्म, और रेडियस आर, ये सेंटर सी है। यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी वजह से, इस स्फेयर की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा। उल्टा भी पूछ सकता है, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस स्फेयर पे कितना फोर्स आ रहा होगा। तो अभी हम लोग ने जस्ट देखा है कि ये स्फेयर अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको सीधे सीधे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कायदे से देखा जाए तो ये पॉइंट तो बाहर है, तो ये स्फेयर को हम लोग एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर लेंगे क्यू, जो कि उसके सेंटर पे रखा होगा, और वहां से आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट चार्ज क्यू पे हमसे फोर्स पूछ रहा है। ये सिनोनिम से पर्यायवाची है, ऐसा नहीं कि पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो रिजल्ट यहां से आएगा वही रिजल्ट यहां से भी आएगा मैथमेटिकली। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स अगर एफ लग रहा है, तो कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े ही है ना, एफ बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही अगर सवाल में ये पूछता कि इस स्मॉल क्यू की वजह से इस स्फेयर पे कितना फोर्स आ रहा है, तो ये अगर एक्शन है तो इस पे आने वाला फोर्स रिएक्शन बनेगा, ये भी एफ होगा उसी के बराबर। मतलब इसकी वजह से इस स्फेयर पे फोर्स पीछे होगा, और इसका वैल्यू एफ बराबर, ये यहां पे लिखा हुआ है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। तो मतलब बाहर के किसी भी जगह पे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर को एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर लेते हैं। अब देखिए आपका सवाल कुछ चेंज हो जाता है। मान लीजिए यहां पे ये कोई दूसरा स्फेयर है, ये दूसरे का सेंटर, ये पहले का सेंटर, इसके पास कैपिटल क्यू चार्ज, इसके पास स्मॉल क्यू चार्ज, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r, और हमसे पूछता है कि इस बड़े वाले स्फेयर की वजह से छोटे वाले स्फेयर पे कितना फोर्स आ रहा। तो ये वाला स्फेयर इसके सरफेस के बाहर है, तो बाहर के कहीं भी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्फेयर का सारा चार्ज एक पॉइंट बनाकर उसके सेंटर पे रख देंगे। तो ये इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं यहाँ पे। मतलब जो रिजल्ट इससे आएगा वही रिजल्ट इससे भी आएगा, ठीक वैसे ही जो रिजल्ट इससे आएगा वही रिजल्ट इससे आएगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर आने वाला फोर्स इतना, मतलब इसके ऊपर फोर्स एफ आ रहा होगा, एफ बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब बाहर में कहीं भी आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो आप स्फेयर को सीधे पॉइंट मान के सॉल्व करते रहिए। आई गेस समझ में आ रहा होगा, जल्दी से लिख लीजिए इसको। ये दूसरा सवाल था। छोटे छोटे सवाल हैं, बस एप्लीकेशन है, जो भी हमने सीखा है उसी को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लिख लिए। अब देखिए एक और सिंपल सवाल है। ये एक हॉलो स्फेयर है, इसके बाहर कोई दूसरा कंसेंट्रिक हॉलो स्फेयर है, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है। बोथ hollow spheres are concentric and they are uniformly charged.
मतलब इसके ऊपर भी चार्ज है यूनिफॉर्म बटा हुआ, इसके सरफेस पे, हॉलो है तो सारा चार्ज सरफेस पे होगा। चलिए इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए Q1 है, कैपिटल Q1। बाहर वाले स्फीयर पे भी कुछ चार्ज है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग को तो Q लेना है। मान लीजिए ये चार्ज Q2 है। अब स्पेस में 3 पॉइंट लेते हैं, ये सेंटर C है, ये पॉइंट P नहीं L, ये पॉइंट M, और यहां पे कोई तीसरा पॉइंट ले रहे हैं N। एक पॉइंट दोनों के भीतर है, दूसरा पॉइंट एक के बाहर और दूसरे के भीतर, और तीसरा पॉइंट दोनों के बाहर है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट L, M एंड N। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट L, M एंड N। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए। तो ये सवाल आपसे हो गया होगा। 3 पॉइंट है यहां पे, देखिए एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट L, तो ये बेसिकली सवाल है क्या, हमारे पास 2 सोर्स चार्जेस हैं, ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक दूसरा सोर्स चार्ज है, इनकी वजह से स्पेस में कहीं कहीं हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो जब 2 सोर्स चार्ज है तो कहीं भी इफेक्ट लेना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट L मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी देखेंगे तो पहला सोर्स चार्ज की वजह से ड्यू टू Q1 मतलब फर्स्ट स्फीयर, ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। मतलब किसी भी जगह पे कोई सा भी रैंडम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आएगा। हम लोग पहले देखे हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है, अगर एक से ज्यादा सोर्स चार्जेस हैं तो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इंडिविजुअली सारे सोर्सेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसको वेक्टर से जोड़ दीजिए। तो अगर पहले वाले सवाल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन L, तो L पे पहले वाले पॉइंट पे पहले सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हॉलो स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, और ये पॉइंट इस स्फीयर के भीतर है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो 0। अब दूसरे वाले सोर्स चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दूसरा वाला सोर्स चार्ज इसके भी भीतर में पॉइंट L मौजूद है। मतलब अगर ये स्फीयर देखेंगे तो पॉइंट L, ये नहीं देखना कि अरे बीच में तो ये आ गया, इसे क्या मतलब है, ये अपना सोर्स चार्ज है, इसके भीतर है या इसके बाहर है ये देखना है। पहले केस में ये अपना सोर्स चार्ज था, इसके भीतर या इसके बाहर ये देखना होता है। तो ये पॉइंट L दूसरे वाले भी सोर्स चार्ज के भीतर में है, और यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के भीतर में कोई सा भी पॉइंट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब L पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब यहां पे कोई चार्ज रखेंगे तो उसपे कोई फोर्स नहीं आएगा। अब दूसरे वाले की बात कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, इस जगह पे पहले वाले सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉइंट इसके बाहर है, और अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि एक स्फीयर के बाहर में कैलकुलेशन के लिए इसको सेंटर पर रख दीजिए पॉइंट चार्ज बना के, तो Q1 अगर सेंटर पे होता तो इसकी वजह से M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 डिवाइड, वेक्टर में लिखते हैं वेक्टर R वेक्टर कहने का मतलब वेक्टर CM, ये वेक्टर CM वेक्टर M का पोजीशन वेक्टर C से, डिवाइडेड बाई R क्यूब मतलब CM
क्यूब, ये जो भी लेंथ है इसका क्यूब, प्लस इसी पॉइंट पे दूसरे वाले सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट अभी भी दूसरे वाले सोर्स के भीतर में मौजूद है, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब एम पॉइंट पे अभी भी दूसरे वाले स्फीयर के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बस पहला टर्म ही रह जाएगा। अगर तीसरे वाले पॉइंट की बात करें एन पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इस पहले वाले स्फीयर के भी बाहर है, दूसरे वाले स्फीयर के भी बाहर है, मतलब पहले वाले का भी सारा चार्ज सेंटर पर रख दिया जाए, दूसरे वाले का भी सारा चार्ज सेंटर पर रख दिया जाए, इसको हटा दिया जाए दोनों को, तो कुल मिला के इस सेंटर पे नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 है। इसकी वजह से एन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दीजिए कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Cn का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा, अगर वेक्टर में लिखना है तो Cn का क्यूब और ये वेक्टर Cn। तो सुपरपोजिशन है, कंफ्यूज नहीं करना। बाहर अगर स्पेस में एक से ज्यादा सोर्सेस हैं और किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो आप एक एक करके सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए और वेक्टर में जोड़ लीजिए। अब इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मान लीजिए हमारे सेंटर पे भी एक चार्ज पड़ा रहता है Q3 चार्ज इज एट सेंटर। तो कुल मिला के अब स्पेस में 3 सोर्स चार्जेज हैं। Q1 एक स्फीयर पे बिखरा पड़ा है, Q2 वो भी एक स्फीयर पे बिखरा पड़ा है, Q3 एक पॉइंट है और वो सेंटर पे पड़ा हुआ है। अब इन तीनों की वजह से L, M और N पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम क्वेश्चन। तो कर पाएंगे? कर लीजिए, सवाल लिख लीजिए पहले जल्दी से। तो चूंकि अब हमारे पास 3 सोर्स चार्जेज हैं, तो किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए उन तीनों का रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। अब पहले वाले की बात कर लेते हैं, L पॉइंट, इस जगह पे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो होगा एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई Cl स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। चलिए यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, और डायरेक्शन Cl कैप, एक ही चीज है। दूसरे वाले के कारण नहीं होगा क्योंकि दूसरे वाले के भीतर में ये पॉइंट है। तीसरा वाला ये एक हॉलो स्फीयर है, उसके भीतर में पॉइंट L, इसकी वजह से भी कोई फील्ड नहीं, तो L पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो रहा होगा। अगर M पॉइंट पे पूछा जाए तो M पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये पॉइंट इसके इनसाइड पॉइंट पे। अब चूंकि ये स्फीयर है और इसके बाहर में ये पॉइंट है, तो मैथमेटिकली इसको हम सेंटर पे डाल सकते हैं। तो कुल मिला के सेंटर पे Q1 प्लस Q3, तो यहां पे अगर लिखना चाहें तो K Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Cm स्क्वायर, ये रहा मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन लगाना है तो एक यूनिट वेक्टर लगा दीजिए सेंटर से M के तरफ, Cm कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर N पॉइंट पे लिखना है तो देखिए ये पॉइंट पे इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा क्योंकि इसके बाहर है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा क्योंकि इस स्फीयर के बाहर भी ये पॉइंट है। तो बाहर के कलेक्शन के लिए सारा चार्ज को सेंटर पे रखेंगे, तो ये चार्ज भी सेंटर पे और ये चार्ज भी सेंटर पे, तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो स्क्वायर, और अगर डायरेक्शन लगाना है तो CN कैप लगा दीजिए। तो इस तरह से सवाल, मतलब आप प्रोसेस देखिए क्या कर रहे हैं। स्फीयर है तो इनसाइड है या आउटसाइड, ये चेक करना है। और बाकी तो सुपर पोजिशन चल रहा है, एक से ज्यादा सोर्सेस हैं तो हर किसी का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते रहिए और वेक्टर से जोड़ते रहिए, तो सुपर पोजिशन है। और चूंकि स्फीयर भी आया हुआ है तो स्फीयर का रिजल्ट ये हो रहा है कि पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो एक छोटा सवाल और देखेंगे। जैसे देखिए, ये हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर है, इसका सेंटर ऑरिजिन पे है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज बटा हुआ है प्लस Q, इसका रेडियस R, ये स्पेसिफिकेशन। सेंटर ऑरिजिन 0 0 0। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट L। पहला L, इसका कोऑर्डिनेट है R/2 0 माइनस R/2। दूसरा M, इसका कोऑर्डिनेट है R/√2 R/√2 0। एट पॉइंट N, इसका कोऑर्डिनेट है R R R। एक स्फीयर की वजह से इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आप देख पा रहे हैं कि इसका सेंटर ऑरिजिन पे है। तो अब ऐसे सवाल को कैसे किया जाए। फिजिक्स क्या है इसमें, एक स्फीयर है, चार्ज है, और कुछ पॉइंट्स पे हम लोगों से फील्ड पूछ रहा है, मतलब एक स्फीयर की वजह से फील्ड बताना है। और अगर हम रिजल्ट को ध्यान में लाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यही पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट इनसाइड है या फिर आउटसाइड। और ये कैसे पता करेंगे, तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी अगर कैपिटल R से कम रहा तो वो इनसाइड है, और अगर सेंटर से उस पॉइंट की दूरी कैपिटल R से ज्यादा हो गया तो वो पॉइंट आउटसाइड है, और अगर कैपिटल R के बराबर हो गया तो वो पॉइंट सरफेस पे है। तो जैसे हम पहला सवाल हम कर रहे हैं, एल पॉइंट के बारे में हमको नहीं मालूम कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है, तो सबसे पहले हम लेंथ CL निकालेंगे। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट और ये एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो लेंथ CL कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आई कैप जे कैप में आएगा, और R स्क्वायर। चलिए पहले CL वेक्टर लिख लेते हैं। CL वेक्टर कितना होगा, CL वेक्टर तो R/2 माइनस 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस माइनस R/2 माइनस 0 के कैप, मतलब माइनस R/2 के कैप। ये वेक्टर CL है, मतलब सेंटर और L के बीच की दूरी। CL वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो √R/2 का होल स्क्वायर प्लस R/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये R²/4 मतलब ये R डिवाइडेड बाई 2 √2। ये तो R से कम है, इसका मतलब है L पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट। और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर में 0 होता है। इस वजह से एल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलना है। अब एम पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले CM वेक्टर निकाल लेते हैं, C और M, क्योंकि M पॉइंट पे निकालना है तो पोजीशन वेक्टर तो सेंटर से उस पॉइंट तक मिलाने वाली वेक्टर को बोलते हैं।
तो ये r/√2 माइनस 0 आई कैप प्लस r/√2 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड ये √r² 2 प्लस r² 2 मतलब r² मतलब r। ये r कहने का मतलब ये पॉइंट यहां से r डिस्टेंस दूर है। r डिस्टेंस दूर कहने का मतलब ये पॉइंट तो सरफेस पे है, मतलब m पॉइंट ये सरफेस का पॉइंट है। अब अगर सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म लिखना ज्यादा अच्छा है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? इलेक्ट्रिक फील्ड एट m। अगर आउटसाइड होता तो k क्यू डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर, ये लिख रहे होते। यहां पे r क्यूब मतलब c m क्यूब, r कहने का मतलब c m वेक्टर, सेंटर से m पॉइंट तक का जो वेक्टर बन रहा है। ये k क्यू डिवाइडेड बाई सी एम तो r के बराबर है मैग्नीट्यूड, तो ये r क्यूब और सी एम वेक्टर यहां पे आया हुआ है r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। तो देख लीजिए एक बार। ठीक वैसे अगर तीसरे पॉइंट की बात कर लूं तो सी एन, पहले इस वेक्टर को लिख लेते हैं r-0 आई कैप, r-0 जे कैप, r-0 के कैप। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाए, सी एन का मैग्नीट्यूड, तो ये √r² प्लस r² प्लस r², मतलब √3r। ये तो r से बड़ा है, मतलब n ये एक आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट का फॉर्मूला तो है ही अब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट n k क्यू r, r कहने का मतलब cn का क्यूब और यहां पे cn वेक्टर। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो kn ये √3r का क्यूब और ये मिलना है r आई कैप प्लस r जे कैप प्लस r के कैप। आप एक r को कॉमन लेकर कैंसिल कर लीजिए, मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट है। तो इस सवाल अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स बहुत आसान था। एक स्फेयर था और कुछ पॉइंट्स थे, और उसकी वजह से उन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। और हम अब जान चुके हैं कि एक स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग एक्सप्रेशन से दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही पता करना था कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है। इनसाइड कहने का मतलब सेंटर से पॉइंट तक की दूरी अगर रेडियस से कम है तो वो इनसाइड पॉइंट, और सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी अगर उसके रेडियस से ज्यादा है तो वो आउटसाइड पॉइंट। तो एक बार पता चल गया इनसाइड या आउटसाइड, उसके बाद जो उसका इनसाइड का फॉर्मूला है या आउटसाइड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। तो एक बार जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो अगर कॉपी हो गया तो सवाल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आप यहां ध्यान दीजिए। अब ये स्फेयर एक सॉलिड स्फेयर है, ज्यादा अंदर चार्ज नहीं बनाएंगे, अंदर चार्ज खूब सारा भर देने से घिचपिच हो जाता है। ये इस तरह से डैश लाइन बना देने से समझ जाते हैं कि सॉलिड स्फेयर है, और इस पे टोटल चार्ज Q है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म है, इसलिए रो बराबर Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होगा। फिर से हमसे यही कह रहा है, ये 3 पॉइंट है L M N, इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना है।
होगा? कोशिश कीजिए 1 मिनट। सवाल लिख लीजिए पहले, फिर कोशिश कीजिए। ये सवाल है आपका, पहले लिखिए फिर ट्राई कीजिए। ये है आपका सॉलिड स्फीयर। तो हो गया होगा, आसान सा सवाल है। पहला वाला चेक कर लेते हैं। एल पॉइंट चेक क्या करना है, ये तो किया ही है। पॉइंट वही है, वेक्टर वही होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा, जो कि लेस देन आर है, इनसाइड पॉइंट है। लेकिन अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जीरो नहीं होता। सॉलिड स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैपिटल क्यू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। यहां वेक्टर आर क्या है? सेंटर से एल पॉइंट तक की दूरी, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो इसको सी एल वेक्टर कर देंगे। तो अपना रिजल्ट है के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू, और ये सी एल वेक्टर कहने का मतलब आर बाई टू आई कैप माइनस आर बाई टू के कैप। एक आर कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। तो ये एल पॉइंट का रिजल्ट है। एम पॉइंट की बात कर लें। पहले तो यही पता करना है इनसाइड या आउटसाइड। बिल्कुल उसी तरीके से सीएम वेक्टर लिख लिए, सीएम का लेंथ निकालेंगे तो ये आर, मतलब ये सरफेस का पॉइंट है। और सरफेस का पॉइंट या आउटसाइड, हॉलो है या सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्फीयर में। जो एक्सप्रेशन में बदलाव होता है वो इनसाइड वाले में होता है। स्फीयर के बाहर रिजल्ट में जो हॉलो का रिजल्ट है वही सॉलिड का भी रिजल्ट है। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि चार्ज उतना ही है और बिल्कुल वही कंडीशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा जो हॉलो का था। फिर एन पॉइंट की बात करें तो पहले तो यही पता करेंगे कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड। हम लोग चेक कर चुके हैं कि ये आउटसाइड पॉइंट है। आउटसाइड है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये हॉलो है या सॉलिड है, दोनों केस में रिजल्ट बराबर होंगे। एक्सप्रेशंस का बदलाव केवल इनसाइड में होता है। जैसे ये इनसाइड पॉइंट था एल, तो रिजल्ट बदल गया, हॉलो का रिजल्ट कुछ और, सॉलिड का रिजल्ट कुछ और। आई गेस समझ में आ रहा होगा सब कुछ। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है ये देखा। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग तभी चार्ज अंदर स्टे करेगा, इसकी वजह से इनसाइड आउटसाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमने देखा। और जो सबसे खास बात निकल के आ रहा था वो यही है कि जब आप हॉलो या सॉलिड के बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि उस स्फीयर का सारा चार्ज एक पॉइंट बन के उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये एजम्पशन है, मान लेते हैं, ये सिनोनिम्स है। मतलब स्फीयर मान के सवाल कीजिए या उस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे बना के सवाल कीजिए, दोनों का मैथमेटिकल आंसर सेम होगा। तो ज्यादा आसानी होता है कि आप स्फीयर को पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर हम लोग तरह तरह के छोटे छोटे सवाल से अपने कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमने सीखा था वो अलग अलग केसेस में अप्लाई कर रहे थे। तो हम आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपके बहुत काम आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए,
अगर एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार लगातार पढ़िए इसको, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। और अगर ये आपके काम आ रहा है तो डेफिनेटली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये उन बच्चों के भी काम आए जो कि हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि आपके थ्रू वहां तक जा सकते हैं। थैंक यू।